नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जश्न आजादी आज के दिन हम मना रहे हैं और आज जब भारत की बात होगी तो आज के भारत की बात नहीं होगी, 1947 से लेकर आज तक के भारत की बात होगी कि किस तरीके से भारत को आजादी मिली और भारत ने कितने युद्ध लड़े और आज भी भारत अपनी रक्षा क्षेत्र को इतना मजबूत किए हुए है कि अपना दमखम दुनिया में दिखा रहा है। आज बात होगी कि किस तरीके से 1947 से लेकर आज तक अपने आप को हमने मजबूत किया और ऐसा मजबूत किया कि सबसे बड़ा देश, सबसे ऐसा देश जो अपने आप को शक्तिशाली कहता है यानी अमेरिका, वो भी भारत का डंका कहीं ना कहीं मानता है। आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि किस तरीके से हम चले, लेकिन उस तेजी से नहीं चले, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो गति हमारी बढ़ती गई और उसके बाद जब 2024 आ चुका है, 2024 में किस तरीके से हमने अपने आप को मजबूत बनाया है। आजादी का जश्न जब हम मना रहे हैं तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस जश्न में उन्हें भी सराबोर करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम विश्व शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। संजय कुलकर्णी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कुलकर्णी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, श्रेष्ठ भारत पर आप जुड़े हैं। नेवी कमांडर रणजीत राय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने श्रेष्ठ भारत पर समय निकाला। इसी तरीके से रवि गुप्ता साहब, पूर्व वैज्ञानिक, डीआरडीओ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने श्रेष्ठ भारत के लिए समय निकाला है। कुलकर्णी साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। 1947 का वो दौर सर हर कोई जानता है, जब हमें आजादी मिली थी, सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद जब वो तारीख आई, जब हमने देखा कि कबालियों ने किस तरीके से आक्रमण किया, उसके बाद भी हमने अपनी ताकत दिखाई, 62 में अपनी ताकत दिखाई। फिर ऐसे करते करते हमने कई बार ताकत दिखाई, लेकिन साहस कभी भी हमने अपने आप को पीछे नहीं हटने दिया, ना हमारा साहस डोला, क्योंकि हमारा मनोबल भी बहुत बखूबी था और साथ ही साथ हमारी सेनाएं का कोऑर्डिनेशन भी इतना था जो दिखाता है कि आज हम आजाद भारत में बैठे हैं, आज हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों का सहयोग था, इसी वजह से कि हमारे सैनिकों ने शहादत बॉर्डर पर दी है। कुलकर्णी साहब, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुरुआत 1947 से ही करते हैं। जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि 1947 से आज लगातार जिस प्रकार से भारत धीरे धीरे करके उस सक्षम और समृद्ध हुआ है, उसका श्रेय मुझे लगता है फाउंडिंग फादर्स को जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हर हमेशा उन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसमें तकरीबन 20 लाख सैनिकों ने भाग लिया भारत के, और जब आजादी का वक्त आया तो तकरीबन 4-4.5 लाख के आसपास फौज हो गई, और जब देश का विभाजन हुआ तो फिर तकरीबन 1.5 लाख फौज जो थी वो पाकिस्तान में गई और बाकी हिंदुस्तान में रही। तो ऐसे शुरुआत के साथ, और खासकर जिस प्रकार से पाकिस्तान शुरू से ही अपने नापाक हरकतों के लिए उसने अपने आप को साफ जाहिर किया, कबालियों के द्वारा उसने कश्मीर में घुसने की कोशिश की, और हर हमेशा जिस प्रकार से हमारी फौज ने तुरंत, और जितना भी समय था, 26 अक्टूबर 1947 को जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह जी ने, उसके बाद जिस प्रकार से फौज कश्मीर घाटी में उतरी और जिस प्रकार से श्रीनगर में फर्स्ट लैंडिंग हुआ 27 अक्टूबर 1947, और सब कोई जानता है कि कबालियों द्वारा वो जो सोच थी पाकिस्तान की कि वो ईद मनाएंगे कश्मीर श्रीनगर में, वो अब उसे पूरी हरकतों को हमने नाकामयाब किया और पूरी श्रीनगर की घाटी को बचाया। जम्मू कश्मीर में आज जो भी भाग हमारे पास है वो पूरा श्रेय फौज को जाता है। एयरफोर्स ने जिस प्रकार से लैंडिंग की ट्रूप्स को श्रीनगर में, जबकि वहां पे जो एयरपोर्ट था वो सिर्फ घास थी और सिर्फ मट्टी, और उसके ऊपर लैंड करके इतने सारे जवानों को उतारना, और उसके बाद जिस प्रकार से पहला बैटल ऑफ बडगाम हुआ जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया, जिस प्रकार से कल राय ने जिस प्रकार से बारामूला और में गए, किस प्रकार से सीख के ट्रूप्स उतरे, फोर्थ वाव किस प्रकार से भाग गया। तो मुझे लगता है सबको मालूम है कि 1947 से लेकर के आज तक
नापाक हरकतें, जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार एक आतंकवादी देश बनकर के उभरा है और लगातार तब से लेकर के आज तक आतंकवादियों का ही सहारा लेकर के पाकिस्तान जगा है और अभी भी अपने आप को एक ही अगर उसके पास अगर कामयाबी है तो पूरे विश्व भर में आतंक फैलाने की। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए और जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के साथ तो 1947 के बाद 1965 की लड़ाई, फिर 1971 की लड़ाई, फिर उसके बाद सियाचिन, उसके बाद फिर कारगिल, तो लगातार और उसके बाद से जिस प्रकार से 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है सबक नहीं सीखा और वो आतंक का ही सहारा लेकर के भारत के अंदर दखलंदाजी दे रहा है। तो मैं कहूंगा कि भारत ने लगातार तब से आज तक जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन, जिस प्रकार से ट्रेनिंग, जिस प्रकार से तीनों सर्विसेज को एक सुदृढ़ बनाना, जिस प्रकार से इक्विपमेंट ट्रेनिंग लेकर के विश्व भर में अपने ख्याति प्राप्त करना, पूरे विश्व भर में ज्वाइंट ट्रेनिंग करना, सब जगह के ट्रुप्स भारत में आते हैं, हम लोग भारत के बाहर जाते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत लंबा सफर और जिसने भारत को एक ऐसे मकाम पर जा पहुंचा है कि भारत की आर्थिक स्थिति विश्व में 5वें नंबर पर है, तो उसी के बराबर की टक्कर और उसी के बराबर को सुधारने और समृद्ध रखने की जिम्मेवारी फौज की है और फौज बखूबी उसको निभाने में लगी है। बिल्कुल, और ये सफर आसान नहीं रहा है सर, बहुत मुश्किलों भरा रहा है और जिस तरीके से सफर हमने देखा है आजाद भारत का, काबिले तारीफ भी है। मैं आपके पास आ रहा हूं रवि गुप्ता साहब, क्योंकि 1958 का वक्त भी हमें याद करना होगा, जब कई देशों ने तो अपनी चीजों को बनाना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे देशों ने, लेकिन रक्षा उपकरणों पर हम दूसरे देशों पर ही निर्भर रहे। और जब हम अमेरिका के पास गए, कई देशों के पास गए, तो मना तक कर दिया गया कि नहीं भैया, हमारे पास तो ये पार्ट्स भी नहीं है जो आप मांग रहे हैं। लेकिन फिर हमने शुरुआत की एक छोटी सी, और वो छोटी सी शुरुआत ऐसी बन गई कि हम मिसाइल तक बना रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बेशक हमने जब आज़ादी हमें मिली थी उस समय हमारे देश में ना तो कोई औद्योगिक आधार था, ना ही रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पास कोई जानकारी थी जी। और हमने जो शुरुआत की बहुत ही हम्बल शुरुआत हुई, बिल्कुल एक जीरो आधार से चलते हुए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम विश्व के जो बड़े आयातक देश हैं उस लिस्ट से हट करके और हम अब एक बड़े निर्यातक देश बनने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन ये जर्नी कोई आसान नहीं थी। बिल्कुल, जब हम जो टेक्नोलॉजी हम बनाते भी हैं अगर रक्षा के लिए, तो उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमें इंडस्ट्रीज चाहिए और वो इंडस्ट्री का आधार हमारा बिल्कुल जीरो था जब हमें आज़ादी मिली थी। वो लेकिन धीरे धीरे हमने हमने इस दिशा में काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 60 के दशक में भारत में DRDO ने पहला मिसाइल बनाया था, एंटी टैंक मिसाइल, जो 400 से अधिक जिसकी फायरिंग की गई थी। लेकिन कुछ कारणों से सरकार, उस समय की सरकार ने आयात करना बेहतर समझा। जी जी, हेलो जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात को रखिएगा सर। हाँ, आवाज आ गई है? अच्छा, मेरा पास चला गया ये। हाँ, ठीक है। तो वो कुछ कारण से आयात करना बेहतर समझा और उसके साथ ही चलते चलते हम एक आयात पर निर्भर होते चले गए। एक के बाद एक हम सिस्टम को इम्पोर्ट ही करते चले आए और काफी हद तक जो हमारी अपनी कैपेबिलिटी थी, क्षमताएं जो धीरे धीरे विकसित हो गई थी, तो उनको सरकारों ने इतना महत्व नहीं दिया। और एक सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ एक बड़ी कमी रही हमारी तरफ से कि जो हमारे निजी क्षेत्र थे, सन 2001 तक हमारे निजी क्षेत्र को रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से बिल्कुल वंचित रखा गया। ये कहा गया कि शायद ये हम इन पर डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये गलत था। और जब हम जो भी सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, वो सभी वहाँ उन देशों की जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, निजी क्षेत्र हैं, वहीं बनता है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों हमने अपने निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र से वंचित रखा। बट बहरहाल 2001 में इस कमी को सुधारा गया NDA 1 के समय में, और अब जो मैं देखता हूँ पिछले 10 सालों में
बहुत बहुत हमने इस दिशा में काम किया है। पूरा, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे हमारा जी। सरकारी क्षेत्र की इकाइयां डीपीएसयू हो, उनको हमने सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और यही कारण है कि आज से 10 वर्ष पूर्व जहां हम लगभग एक दशक से जी। विश्व के सबसे बड़े आयातक के रूप में थे, और आज हम लाखों करोड़ रुपए का सामान हम अपने देश में बना पा रहे हैं। इस साल जो गत वर्ष का बीता है, उसमें हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो 1,30,30,000 के आसपास पहुंच चुकी है और बहुत जी। तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने इस दिशा में बहुत नई नई एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जैसे कि आईडेक्स और टीडीएस। ये जी। दो ऐसी बड़ी जी। योजनाएं हैं जिसमें कि कोई भी, चाहे वो डीपीएसयू हो, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, एक सिंगल वन मैन ओन्ड प्राइवेट कंपनी हो, ये जो स्कीम है सरकार की, ये इनोवेशन को प्रमोट करती है, अपने ही जी। देश में जी। इन चीजों को बनाने के को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। और जिसके चलते बहुत तेजी से समय बदल रहा है। हम ऑलरेडी, हम जो रक्षा विज्ञान से संबंधित तकरीबन सभी क्षेत्रों में, केवल मिसाइल ही नहीं, मिसाइल में तो हम बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। अग्रणी हैं। हम पूरी तरह से संपूर्ण रूप से फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, यू कैन से एंड टू एंड सप्लाई चेन के साथ साथ हम 100% सक्षम हो चुके हैं, पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल। और और इसका बाकी के क्षेत्रों में भी हमारी आत्मनिर्भरता बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है जो दुनिया के जी। अपनी जी। श्रेणी का बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है। हमने परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी बनाई है जो जी। अपने देश में बनी है, और किसी देश पे हम इसके लिए निर्भर नहीं है। इसका एक एक कलपुर्जा हमने अपने देश में बनाया है, इंक्लूडिंग जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो हमारे देश में बीएआरसी ने बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सौजन्य से बनाया गया है। जी। उसमें लगने वाले जी। तमाम मिसाइल्स भारत के हैं, टॉर्पीडोज भारत के हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट रहा है पिछले स्वतंत्रता से लेकर के आज तक। कुछ अप एंड डाउन होते रहे हैं, लेकिन आज हम बहुत तेजी से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जी। देखिए जी। हमारा जो डिफेंस रक्षा बजट है, जो अगर देखा जाए, हम अगर अपने आस पड़ोस में जो हालात हमारे बनते रहे हैं उसको देखा जाए तो हमें कुछ कम लगता है, क्योंकि जी। हम चारों तरफ से इस समय दुश्मनों से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान हो, चीन हो, और जो और हालात हमारे पूर्व में भी बनते आ रहे हैं। जी। और अगर और थोड़ी दूर जाएं तो साउथ चाइना सी में बहुत एग्रेशन का माहौल इस समय है, मिडिल ईस्ट इस समय जल रहा है। तो इस हालात को देखते हुए, लेकिन एक बात ये भी मैं कहूंगा कि जो रक्षा बजट हमारा है वो आत्मनिर्भरता के ऊपर बल देने के कारण उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। हमें एक बिल्कुल। बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब हम कोई सामान अपने देश में बनाते हैं, अपने देश में बना हुआ सामान हम खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो हम धन इन रक्षा के लिए हम जो स्पेंड करते हैं, व्यय करते जी। हैं, वो हमारे ही देश में रहता है और हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में वो सहयोग दे रहा है। तो जैसे इस बार हमारा 1,72,000 करोड़ के कैपिटल बजट में से 1,05,000 करोड़ का बजट केवल हमने निजी जो हमारे हमारे स्वदेशी कंपनियां हैं जी। जी। उनसे माल खरीदने के लिए रखा है। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत तेजी से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए दिशा में अग्रसर हैं और बिल्कुल। देश को सशक्त बना रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। बिल्कुल। और इसका एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम कई कंपनीज में जाते हैं सर। मैं तो कम से कम 12, 13 या 24 कंपनी में गया हूं जो ड्रोन्स बनाती हैं, रोबोट्स बनाती हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 80% जो उसमें मटेरियल लगा होता है वो इंडिया का होता है। मैं हैरान रह जाता हूं, क्योंकि 6-7 साल पहले जब मैं उस कंपनी में जाया करता था तो 40%, 50% उसमें बस पार्ट्स लगे होते थे, और वो कहते थे कि जी हमें पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिलता है। लेकिन अभी अच्छी बात है कि जो स्टार्टअप यूथ करना चाहता है तो उसका गवर्नमेंट हेल्प भी कर रही है, और इसी वजह से रक्षा क्षेत्र हमारा मजबूत हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ये है, जहां तक आपने आयात निर्यात की बात की, तो हम देख रहे हैं कि फिलीपींस ने कैसे ब्रह्मोस को लिया और अब वो चाइना के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने वाला है। तो ये अचीवमेंट है हमारी, और इसे ही देखकर हमें कहीं ना कहीं गर्व होता है। कुलकर्णी साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अब की भी वर्तमान की भी बात करेंगे, क्योंकि भारत के पास तो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है।
अभी की हम बात करते हैं तो सिचुएशन हम देख रहे हैं कैसी है, बांग्लादेश में क्या सिचुएशन हो रही है, एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अभी सीडीएस साहब अनिल चौहान साहब ये कह भी रहे थे कि हम पाकिस्तान से छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कैसे तनावपूर्ण हालात हैं, बांग्लादेश में कैसी सिचुएशन है। अच्छा, दो कंट्री की और आप पहले से बात कर लीजिए कि कैसे नेपाल को उकसाया गया, कैसे श्रीलंका में हालात बनाए गए। तो हमें सभी फ्रंटों से लड़ना होगा। कैसे हम इसके लिए अभी भी तैयार हैं, कितना तैयार होना होगा? देखिए, भारत जो है एक पुरानी सभ्यता है और एक पुरानी सभ्यता होने के नाते भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं ये पूरा किसी जमाने में भारत के ही भाग थे, अब हमारे ही भाई बंधु थे, अब टूट करके अलग अलग देश बन गए हैं। तो ऐसे इसमें हम देखेंगे कि भारत की एक जो अपनी पहचान है उस पहचान को समझना, ये जो अपने पड़ोसी देश हैं उन्हें भाता नहीं है, और खासकर चीन को। ये एक हमेशा बड़ा मैं कहूंगा आइडेंटिटी क्राइसिस है कि उन्हें बढ़ते भारत देखा नहीं जाता है। और बाकी जो हमारे ही सिबलिंग्स जैसे बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अब म्यांमार हुआ, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, ये सारे भारत के ही भाग थे, धीरे धीरे करके अलग होते गए। तो ऐसे इसमें अभी जब भारत ने जिस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ और इंग्लैंड जब वापस गए ये सारे अंग्रेज, तो सारा कुछ खाली करके लगे, मतलब भारत के पास कुछ रहा नहीं। वहां से शुरुआत करना और ऐसे मकाम पर जा पहुंचना, भारत में एक पूरे सक्षम भारत है। भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे कैपिटल हो, दिमाग हो, मेहनत करने की क्षमता हो, सब कुछ है भारत के अंदर। और यही कारण है ये आज भारत उस मकाम पर जा पहुंचा। अब देखते हैं धीरे चीन को ले लीजिए। अब चीन क्या चाहता है? चीन अगर हम देखें तो 1977 तक भारत के बराबर या थोड़ा पीछे था। तो 1977 के बाद एक चीन लोकतंत्र नहीं है, चीन एक कम्युनिस्ट देश है। तो उन्होंने जो सोचा उनके लीडर ने उसके माफिक चीन चलता रहा और आज उस मकाम पर जा पहुंचा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को टक्कर दे रहा है। अब पाकिस्तान देखिएगा, शुरुआत से पाकिस्तान ने अच्छा किया लेकिन आतंक का सहारा लिया और अब पाकिस्तान एक ऐसी आर्थिक स्थिति पर पहुंच गया है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो आतंक फैलाने में लगा हुआ है। उसे वो भारत का उभरता हुआ देखा नहीं जाता है। अब बांग्लादेश में देखिए कितनी मेहनत से उन्होंने बांग्लादेश को, शेख हसीना ने उस मकाम पर जा पहुंचाया, तो उनको नहीं भाया और उन्होंने इस तरीके से कार्रवाई की कि आज देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है, मालदीव में क्या हो रहा है, तो अपने म्यांमार में क्या। तो इर्द गिर्द चीन है, क्योंकि अब चीन एक समृद्ध देश होने के कारण वो पैसे खर्च करता है और पैसे दे करके इन देशों को खरीदने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे हमने देखा कि श्रीलंका में क्या हो गया। तो ऐसे हालत में भारत जब सब कुछ आत्मनिर्भर भारत इतना आसान नहीं है। जब शुरुआत हुई हमने इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, अब हमने उनका धीरे धीरे करके कॉर्पोरेटाइजेशन किया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बीच में लाया। बाकियों के दिन में जिस प्रकार से आप देखते हैं, बीआरओ देखते हैं, आप डीआरडीओ देखते हैं, तो हर एक इसमें धीरे धीरे करके जब हम अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ये देख करके कि आने वाले युग में कैसी लड़ाई होगी, क्या पुराने वाले युग के जैसे लड़ाई होगी या नया एक न्यू हाइब्रिड वॉरफेयर होगा, जिसपे आपने को क्या कहे कि साइबर वॉरफेयर है, स्पेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर्स हैं। तो ये सब को देखते हुए हम धीरे धीरे करके ऐसे अपने आप को तैयार करें। भारत युद्ध नहीं चाहता है, तो भारत पूरा यकीन करेगा कि युद्ध ना हो, और युद्ध ना होने के लिए चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे अपने कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सब में, स्पेस हो, सब में आगे रहना है। जैसे समझा रहे थे मिसाइल टेक्नोलॉजी हुई या अपने एयरक्राफ्ट से, जब तक हम लोग उस मकाम पर नहीं जा पहुंचेंगे जहां डेटरेंस, कम से कम डेटरेंस की काबिलियत, चाहे हमारे पास प्यूरिटिव डेटरेंस हो या प्रिवेंटिव हो, जैसे भी हो, यानी यकीन करना है कि भारत के ऊपर कोई आंच ना है, भारत के ऊपर कोई बुरी नजर से ना देखे। अगर देखने की हिम्मत करता है तो भारत उसकी टक्कर देने की काबिलियत, और उसको ये है, उसे लगना चाहिए कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। सीधा तौर पे कहते हैं कि उसके आंखें फोड़ने की हिम्मत रखता है, हम तो टक्कर भी नहीं कहते, भारत रखता है आंखें फोड़ने की हिम्मत, और कई बार ऐसा किया भी है।
कुलकर्णी साहब। मैं आपके पास आता हूं, दो खास मेहमान और हैं हमारे साथ, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। दिलीप त्रिवेदी जी हैं, पूर्व डीजी सीआरपीएफ, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, श्रेष्ठ भारत पर आप आए हैं। साथ ही साथ पीके मिश्रा साहब हैं, डीजी बीएसएफ पूर्व, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पीके मिश्रा साहब। सबसे पहले दिलीप त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर रणजीत सर के पास भी जाऊंगा। दिलीप जी, क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं इस वक्त, और जो हालात हैं उसमें हमने देखा उसकी जो तस्वीरें आ रही वो सही नहीं है, लेकिन हाँ, हम सक्षम हैं और पूरी तरीके से सक्षम आज से नहीं है, 1947 से सक्षम है। लेकिन जो बॉर्डर एरिया की जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उसको लेकर आप खास तौर पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी जो बयानात आ रहे हैं, जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं आर्मी के लोगों से और बीएसएफ या सीआरपीएफ से, तो कहते हैं हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में है और आगे भी कंट्रोल रहेंगे। हाँ, देखिए, मैं तो 7 साल के करीब मैंने बीएसएफ में भी काम किया है, तो मेरे को ये बॉर्डर सिचुएशंस की भी अच्छी खासी जानकारी है सीआरपीएफ के अलावा जी। तो देयर इज नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश को अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे नेबर्स मिल गए हैं जिनकी वजह से हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं है कि इसको डील नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी जैसे बांग्लादेश में हालात है, इससे एक प्रेशर तो जरूर आएगा, एक इन्फ्लक्स पॉपुलेशन का हिंदुस्तान में आने का, एक लार्ज पॉपुलेशन हिंदुस्तान की तरफ आने की कोशिश करेगी वहाँ के हालात, अंदरूनी हालात को देखते हुए। बट हमारा जो बीएसएफ की गाड़ी, हमारी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ, वो काफी सक्षम है इस मैटर को डील करने के लिए, और मेरे को नहीं लगता कि इसको लेकर ऐसी कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड लिटिल बिट हम लोगों को अपना नट बोल्ट टाइट करने होंगे, कुछ देखना होगा, कुछ रीलोकेट करनी होंगी, सब डिप्लॉयमेंट को थोड़ा सा रीलोकेट करना होगा, जो ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, जहाँ ज्यादा इजी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, उसको बेटर प्रोटेक्ट करना होगा। बट बाय एंड फार इट इज नॉट अ इंसर्माउंटेबल प्रॉब्लम, एंड बीएसएफ हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। बहुत एरिया अब फेंस हो गया है, वेस्ट में तो ऑलमोस्ट पूरा ही वेस्ट फेंस हो गया है, ईस्ट में काफी हद तक फेंसिंग हो गई है, इससे भी हम लोगों को काफी मदद मिलती है इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए। बट चैलेंजेस हैं, मानसून का टाइम है, नदियां तूफान में हैं, और काफी नदियां भारत से बांग्लादेश में फ्लो करती हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का बैरियर बनाना मुश्किल है, तो इसलिए ये लोग थ्रू रिवर इन्फिल्ट्रेशन ऐसे कई अच्छा, ठीक है, सिचुएशन हो सकती आपने हैं। यहाँ पर सर प्रेशर की बात कही है, मैं इस सवाल को पीके मिश्रा साहब से लेता हूँ। पीके मिश्रा साहब, जो सर कह रहे हैं कि प्रेशर, एक प्रेशर, अभी हमने देखा है कि कुछ चीजें ऐसी कश्मीर के अंदर भी हुई थी जब कुछ पाकिस्तान से लोग आए, हालांकि पूरी कंफर्मेशन इसकी नहीं थी, लेकिन ये कहा गया कि उसी की वजह से 2 अधिकारियों पे गाज गिरी, उनका ट्रांसफर हुआ, ऐसी बातें सामने आई थी, वो खबर हमने दिखाई भी थी। लेकिन क्या वाकई एक प्रेशर है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जब बांग्लादेश में सिचुएशन हुई तो एनएसए साहब भी बैठे, अमित शाह साहब भी बैठे, अभी अल्पसंख्यकों को लेकर एक मीटिंग भी हुई, तो बाकायदा वहां की अंतरिम सरकार को बयान देना पड़ा अल्पसंख्यकों। तो क्या हमारे पास जो प्रेशर है उसको बिल्डअप करके हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि हम तो सुरक्षित रहें ही, और आगे आने वाले समय में नौबत ऐसी ना आए कि हमें कोई खतरा हो? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, बांग्लादेश बेशक मिनी पाकिस्तान अब बन चुका है, चाइना के लिए, यूएसए के लिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन यह ज्यादा खतरा नहीं बन सकता है भारत के लिए। भारत एक चौथा शक्तिशाली देश पूरा वर्ल्ड में है, और बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट जो है बांग्लादेश बॉर्डर में बहुत ज्यादा है। जितने हमारा रिवर्स और नालियां जाते हैं बांग्लादेश को, उसके ऊपर ज्यादा निगरानी रखा जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग भी पास में लगाया गया है, और सैटेलाइट्स और ड्रोन्स टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ उनके ऊपर निगाह रखा जा रहा है जी। हम जो खबर लिए थे अभी, जो बांग्लादेश का अभी सिचुएशन जो हुआ, मोहम्मद यूनुस का अभी इंटरिम सरकार तो बन ही गया है, लेकिन ये तो मोहम्मद यूनुस जो है उनका नोबेल, मैं बता रहा हूँ बड़ा खुल के, नोबेल पुरस्कार उनको जैसे मिला था बिल क्लिंटन और हिलारी क्लिंटन के वजह से मिला था,
और वो कैसे ग्रामीण बैंक का चेयरमैन बनने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो जब प्रेशर बिल क्लिंटन, हिलारी क्लिंटन और ओबामा जी ने शेख हसीना के ऊपर डाले थे, और प्रॉब्लम यह हुआ कि जो बाइडेन क्लियरली बताए शेख हसीना को, मेरे को सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, नहीं तो आपको इसका परिस्थिति झेलना पड़ेगा। वो तो बात अलग है, पाकिस्तान में ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, लेकिन हमारा 1.31 करोड़ हिंदूज हैं और उनके ऊपर अभी भी जो है प्रताड़ना चल रहा है। काफी मंदिर भी जल गया है और काफी हिंदू के घर में आग लगा दिया गया है। और मैं जो खबर दिया था पेट्रापोल बॉर्डर से, डोकी बॉर्डर से, मुर्शिदाबाद बॉर्डर से, जलंगी बॉर्डर से, करीमपुर बॉर्डर से, चंद्राबंधा बॉर्डर से, शीतलकुची बॉर्डर से, ये सभी बॉर्डर के अपोजिट हजारों के तादाद में हिंदू शरणार्थी आए हैं भारत में प्रवेश करने के लिए, लेकिन बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट के लिए उनको आने दिया नहीं जा रहा है। और क्योंकि उनके साथ जो है रोहिंग्याज और जमातीज भी प्रवेश करेंगे। दूसरे हम ये बता रहे हैं कि जो चीज बांग्लादेश में हुआ ये डायरेक्ट अमेरिका ने किया हुआ है और हमको उसके लिए सजग रहना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयार हैं। भारत एक छोटा कंट्री नहीं है कि वहां पर जो भी हो जाए, लेकिन एक चीज है हम बताना चाहते हैं, जो आर्मी चीफ जो जनरल है वहां पर बांग्लादेश के और डीजी बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है, उनके ऊपर स्ट्रेट प्रेशर डालना चाहिए कि आपको हिंदू जो है बांग्लादेश में हिंदू जो है उनका प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए आप संभल जाइए। ये भारत है, उसमें जो है आपका 75% बॉर्डर जो है आपको भारत के साथ लगा हुआ है। आपका जितने सामान आता है आप सिर्फ कपड़े के सिवाय बाकी सब चीज भारत से लेते हैं। आप जो है पीके मिश्रा साहब ये बात हमने याद भी दिलवाई है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, एक खबर भी पढ़ रहा था, अमित शाह साहब ने जब मीटिंग की है तो एक नोटिफिकेशन भी मैं पढ़ रहा था जिसमें हमने उन बातों को कहा है, पॉइंट आउट किया है कि भैया ये चीजें आप देख लो कि कितने का व्यापार है, क्या क्या है हमारे पास, और उसके बाद ही आप आगे की सिचुएशन को देखिएगा। रणजीत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे पीके मिश्रा साहब, वो चाइना की भी कर रहे थे, अमेरिका के भी कर रहे थे। अब हमने आसपास के फ्रंट की तो बात कर ली है, लेकिन जो अमेरिका और चाइना की दुश्मनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं कई देश पिस रहे हैं। अब आप अमेरिका को देखिए या चाइना को देखिए, चाइना की बात तो हर देश को अस्थिर करने में आती है। आप श्रीलंका को ले लीजिए, अभी तो बांग्लादेश में भी ये बात सामने आई है और अमेरिका की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अमेरिका और चाइना के चक्कर में जो कई देशों को अस्थिरता देखनी पड़ रही है, आखिर वो कब तक? क्योंकि कई देश तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन भारत को ऐसे में कौन सी रणनीति अपनानी होगी? बिल्कुल, जो आपने बोला चाइना के बारे में मैं आऊंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही। एसएमई, भारत की तरक्की तब होगी जब हमारे एसएमईज को फायदा होगा, लोन मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास है। एप्पल ने छोटे छोटे एसएमईज लेके बड़े बन गए, माइक्रोसॉफ्ट ने छोटे छोटे एसएमईज लेके बने बन गए। तो मैं बहुत खुश हूं, आपने बात की थी एसएमईज, और हमारा जो इस बजट में कहते हैं उनकी मदद करेंगे। अब आप आइए चाइना पे। ये स्थिति जो है, ये जो 21st सेंचुरी है, इट इज अ मैरीटाइम सेंचुरी, ये ओशंस की सेंचुरी है। भारत महासागर, इंडियन ओशन, उसका सेंटर हो गया है, क्योंकि एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है। चाइना, अमेरिका, इनका टक्कर है। ये हमारी चुनौती हो गई है। हम किस तरफ हैं, हम कैसे ये संभालेंगे? बांग्लादेश की भी बात हुई, बताया आपने क्या हुआ, अमेरिका ने किया, क्या चाइना ने किया होगा, और पाकिस्तान और जमायती और आइसा, तो मैं उससे दूर रहूंगा, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए कि इस चुनौती में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो जरूर जो कारोबार करेंगे। इस बड़ी जबरदस्त चुनौती है। बीएसएफ के सामने तो वो 1 लाख लोग खड़े हुए हैं, भारत में हिंदू आने चाहते हैं, अब क्या करेंगे? ये चुनौती की बात हम अपने लीडर्स के हौसला होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो करेक्ट असली फैसला लेंगे। लेकिन चाइना ने अपना जो मैरीटाइम था
इस शताब्दी में मैरीटाइम टाइम उनको तगड़ा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, साउथ चाइना सी ले लिया टू इंक्रीज देयर मैरीटाइम डोमेन, और ले लिया। अब उसने टेक्नोलॉजी लगा के छोटे छोटे जो आइलैंड थे उनको बड़ा बना के मिसाइल भी लगा दी, एयरफील्ड भी लगा दिया, और अब कहते हैं टूरिज्म भी करेंगे। बेचारे छोटे देशों को, बिल्कुल ठीक किसी ने बोला, जो है फिलीपींस, वो कोर्ट में भी गए लेकिन उनको UNCLOS को भी कर दिया। तो हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। मैंने सुना कि ये जो है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने जो गडकरी साहब और हमारे प्रधानमंत्री ने दम लगा के पैसा दे के किया है, हम बहुत सुरक्षित हो गए। जनरल साहब ने भी बताया आपको। एयरफोर्स की बात किसी ने कही, हमारी एयरफोर्स भी बहुत हो गई है, लेकिन हमें नेवी को बढ़ाना पड़ेगा। वो गुप्ता साहब ने जो बताया, हमारे पास एक परमाणु पावर के ऊपर एक सबमरीन भारत ने बना दी, क्या सलामी होनी चाहिए उनको। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन इन द वर्ल्ड, लेकिन समुद्र में रहती है। और हमारा जो देश है, भारत का उत्तर देश है, जो बिहार है, यूपी है, कश्मीर है, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है कि समुद्र क्या होता है। उनको समझाना पड़ता है। इस शताब्दी में ये ट्रेड जो हमारा है, 90 से ज्यादा प्रतिशत जो हम ले रहे हैं रोज, चाहे घी हो, चाहे खाना हो, या टेलीविजन हो, या आयरन ओर हो, या कोई सीमेंट हो, इतनी अतादी चीजें हम अभी तक इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो तगड़ी है नेवी, उनको संभालना पड़ेगा कि हमारा ट्रेड कभी नहीं रोके, जो चाइना कोशिश कर रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ये चुनौती है। हम क्वाड में हैं, लेकिन क्वाड मिलिट्री नहीं है, हम कोऑपरेशन करते हैं। अमेरिका ने हमारे साथ शुरू किया, अब ऑस्ट्रेलिया और जापान भी आ गए हैं। तो हम शक्तिशाली डेमोक्रेटिक देश है अभी, लेकिन मैरीटाइम सेंचुरी में हमको अपने भारत महासागर को संभालना पड़ेगा। हमारी नेवी कहती है हम काफी तगड़ी है उसके लिए, लेकिन कह रहे हैं इंडो पैसिफिक में हमारे को जाना पड़ेगा। तो अब 77 गणतंत्र दिवस पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमें की जो सिचुएशन हमने पिछले दिनों से देखी है ना सर, उसके लिए कहीं ना कहीं एक तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। कुलकर्णी साहब, यही सवाल मैं आपसे लूंगा। बस एक छोटा सवाल रवि गुप्ता साहब से ले लेता हूं, क्योंकि अभी जो रणजीत साहब ने जिक्र किया है, रवि साहब, आत्मनिर्भर भारत का भी हम जिक्र कराए हैं, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जिक्र होता है। अच्छा ठीक है, कई देशों के साथ हमारा करार है कि भैया ये टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफर करिए, लेकिन वो थोड़ा समय लग रहा है। आखिर ये चुनौती क्यों, और इस चुनौती से आखिर हम कब तक पार पा पाएंगे? क्योंकि देखिए, क्या कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी आसानी से तो नहीं देता है, लेकिन हमने करार किया हुआ है। रवि सर, देखिए, मैं एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रक्षा क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र होता है, और कोई भी देश चाहे जैसा मर्जी करार हो, आज तक किसी देश ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सही मायने में किया नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी देश ने नहीं किया, चाहे वो अमेरिकन साइड से हो, चाहे रशियन साइड से हो। केवल स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी आती है, ब्लूप्रिंट आते हैं, यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर की गई होती तो क्या कारण है कि हम उसको आगे फर्दर डेवलप नहीं कर पाए? क्योंकि वास्तविकता यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का केवल नाम का रहा है, वास्तव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कुछ नहीं किया गया है। जो भी टेक्नोलॉजी, कोई भी देश रक्षा क्षेत्र में अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें केवल और केवल टेक्नोलॉजीज अपने ही देश में बनानी पड़ेंगी, और कोई गुजारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। और देखिए, टेक्नोलॉजी में 3-4 चीजें होती हैं। एक होता है प्राइमरी इनोवेशन, उसके बाद होता है उसकी नो हाउ एंड नो वाई। कोई अगर थोड़ी बहुत नो हाउ दे भी देगा, आपको नो वाई कि ये पूछा इसमें इस डिजाइन का क्यों लगाया गया, ये कोई भी नहीं देगा, आज तक किसी ने नहीं दिया है। तीसरी चीज है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में, जो आपने इनोवेट किया उसको मैन्युफैक्चरिंग में उतारने के लिए जो आपको शक्ति चाहिए, वो आपके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है। DRDO ने जब शुरुआत में काम शुरू किया था, तो हमारी इंडस्ट्री, इवन जिसे कहते हैं कि बिल्ड टू प्रिंट, कि आपको प्रिंट दे दिया गया, सारी ड्राइंग दे दी गई, उसके बाद भी वो बना नहीं पाते थे। DRDO की हैंड होल्डिंग के कारण
आज हमारी इंडस्ट्री इस हालत में पहुंची है कि बिल्ड टू रिक्वायरमेंट, कई क्षेत्रों में बिल्ड टू रिक्वायरमेंट की सेना उनको रिक्वायरमेंट देगी और वो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बना के दे देंगे। आज हम वहां तक पहुंचे हैं, इसमें बहुत समय लगा है, लेकिन ये जरूर संभव है कि हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, हम प्रेफरेंशियली अपना सामान उन्हीं से खरीदें। लेकिन मैं आपको इसके अलावा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा आपसे, कि ये जो हमारे आसपास जो वातावरण बन रहा है, इसका एक बेसिक आधारभूत एक कारण क्या है? उस कारण को समझने के लिए हमें 2000-3000 साल का हमारा इतिहास देखना पड़ेगा। भारत एक समय में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होता था, 1/3 से ज्यादा वर्ल्ड जीडीपी भारत से होती थी। ये हम जो हमारे जो अटैक हुए हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने अपनी आर्थिक शक्ति तो बनाए रखी, ट्रेड खूब किया, लेकिन अपनी मिलिट्री को हमने कमजोर होने दिया। एंड जैसा कि विंग कमांडर रंजीत साहब ने कहा, सबसे बड़ी बात है हमने अपनी नेवी को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। भारत में जो एक बहुत बड़ी नेवी होती थी, शिप बिल्डिंग का एक इंडस्ट्री थी, उसको कंप्लीटली हमने इग्नोर कर दिया और इसके कारण हम गुलाम बनते चले गए। लेकिन एक बात और है, आज तक जितने भी लोगों ने हमारे पर हमला किया, अटैक किया, हमें गुलाम बनाया, मुझे आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि हमारे देश के गद्दारों के बिना, हमारे देश के गद्दारों को मिलाए बिना हम पे कोई राज नहीं कर सका, चाहे वो इस्लामिक देशों से आए हुए हों, चाहे वो क्रिश्चियन देशों से ब्रिटेन आया हुआ हो, हमें तोड़ के डिवाइड करके ही उन्होंने हमें रूल किया है। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो अपना हमें तोड़ने का, हमें अंदर से तोड़ने का कोशिश कर रही हैं, और जिसके कारण हमें जिनसे हथियार देना, बाहर के जो देश शत्रु हैं उनसे मुकाबला करने में हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है। लेकिन जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, जो आए दिन तोड़ने की बातें करते हैं किसी न किसी बहाने से, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बाहर के शक्तिशाली देश है, अमेरिका, चाइना, ये आज हमें इंडिया को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन के उभर के आए। आज अगर भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनेगा, विकसित देश बनेगा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि हम हमेशा से, आज से नहीं हजारों साल से, हम प्रोडक्ट बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट कम से कम दाम पे बनाने की क्षमता रखते आए। ठीक है सर, और क्षमता रखते भी, और अब हम देख रहे हैं जो आपने निर्यात की बात की थी, किस तरीके से हम उसको बढ़ा रहे हैं, और वो एक एग्जाम्पल के तौर पे है जो अमेरिका भी देख रहा है, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं इससे नुकसान की संभावना है। कुलकर्णी साहब, अब मैं आपके पास आता हूं, फिर सीआरपीएफ पूर्व डीजी और बीएसएफ से भी एक सवाल करूंगा। लेकिन कुलकर्णी साहब, अभी साउथ चाइना सी का जिक्र हो रहा था। अब साउथ चाइना सी में हमने क्या देखा, चीन ने किस तरीके से मालदीव को अपना किया धीरे धीरे। श्रीलंका में आप देखिए कि किस तरीके से नजर बनाने के, सिर्फ भारत पर नजर बनाने के लिए उसने ऐसी स्थिति उपजाई। हालांकि कई ऐसे, हाँ, आप वहां कह सकते हैं कि ऐसी चीजें वहां पर हैं जिससे काफी चीन को फायदा हो सकता है, और वो कहता है कि मेरा है, वो चीज मेरा है, और इसलिए वो वहां पर उन चीजों को अपने तैनात कर रहा है, चाहे पनडुब्बी हो, चाहे कुछ भी हो, और हम देख रहे हैं कि कैसे अपना दायरे को बढ़ा रहा है। अच्छा, अब इससे अमेरिका को भी परेशानी हो रही है, भारत को तो है ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड का जो व्यापार होता है वो किस तरीके से उस साइड से हो रहा है। अब मैं सिर्फ चीन की बात करूं तो चीन की काट आखिर कैसे निकाली जाए? क्या हम क्वाड की अभी बात कर रहे थे, क्या हमें सभी देशों को मिलकर एक टेबल पर आना होगा सिर्फ एक देश के लिए? देखिएगा, जैसे कॉमोडर राय साहब बता रहे थे और गुप्ता जी ने भी बताया हम लोगों को, ये देखिएगा, ये जो चाइना है ये अब अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है, और अगर सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझता है तो उसको लगता है कि साउथ चाइना सी जो है वो उसका अपना है, बैकयार्ड है, और यही कारण है कि साउथ चाइना सी में सारे देशों के साथ इसकी अनबन है। और उतना ही नहीं, पैसिफिक को छोड़ के अब इंडियन ओशन में भी है। और अगर आप इसको देखें ध्यान से, कि जिस प्रकार से इंडियन ओशन में उसने अपने आप को धीरे धीरे करके मालदीव में अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिबूती में उसने अपना बेस बना रखा है, अभी हम्बनटोटा में श्रीलंका के साथ मिलकर के हम लोगों ने देख लिया क्या है, पाकिस्तान के साथ मिलकर ग्वादार में क्या है। अब बांग्लादेश में जब हम देखते हैं
वो सेंट मार्टिन आइलैंड्स को लेकर के जिस प्रकार से अमेरिका की अनबन बांग्लादेश के साथ हुई कि भाई ये आइलैंड्स उनको इसलिए जरूरत है बेस के लिए कि वो चीन के ऊपर निगरानी रख सके, क्योंकि चीन जो है वो धीरे धीरे करके चिटागोंग पोर्ट पे अपने सबमरीन लगा रहा है। जिस प्रकार से देखिए कोको आइलैंड्स के पास म्यांमार के साथ, क्योंकि चीन भी चाहता है कि उसका 80% तेल जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरता हुआ चाहता है, उसको अपने आप को वो वल्नरेबल समझता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के बांग्लादेश को साथ में लेकर के यहां से सीधा पाइपलाइन कुनमिंग के साथ लेकर के भी सीधा, जिससे कि किसी प्रकार से वो निर्भर न रहे इंडो पैसिफिक में। जिस प्रकार से धीरे तो वो बे ऑफ बंगाल में चीन अपना दबदबा चाहता है, जिससे किसी प्रकार से भी उसको तेल की रुकावट ना है जो वो मिडिल ईस्ट से लेने की कोशिश करता है। तो इसको देखते हुए हमने भी यकीन करना है और हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि किस अमेरिका के साथ हो या जापान के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, बाकी जो अपने लोकतंत्र देश है यूके के साथ है, फ्रांस के साथ है, हम सब मिलकर के ये हमारा मकसद क्या है, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनमें कोई दखल अंदाजी ना दे। लेकिन चीन का जो विस्तारवाद है उसमें कोई रुकावट नहीं दिख रही। चीन धीरे धीरे अपने विस्तारवाद को लेकर के दूसरे देशों को पैसा दे करके उनको फुसला करके उस देश में घुस करके, जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनसे धीरे धीरे उन देशों में घुसता है और फिर उनको इतना उधार देता है कि वो उधार को चुका नहीं सकते। और फिर जैसे हम्बन टोटा ले लिया, ग्वादार ले लिया, तो धीरे धीरे करके कोई 99 साल के लिए, कोई 45 साल के लिए, और जिस प्रकार से अब हम देखिए रहे बांग्लादेश में तख्ता पलट, तो ये सब ये जो हो रहा है भारत के इर्द गिर्द हो रहा है। और बहुत जरूरी है, जैसे बता रहे थे, ये अंदरूनी दुश्मन है वो भी उतना ही सक्रिय है जितना बाहर का दुश्मन है। बाहर का दुश्मन निपटने के लिए हम लोग सक्षम हैं, हमारे पास अच्छी फौज है, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये जो अंदरूनी दुश्मन है इनको निपटने के लिए हमें काफी कुछ सोचना होगा और इनके ऊपर हमें काबू करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो ताकतें हैं ये भारत को धीरे धीरे करके खोखला बनाने की कोशिश करेंगे। और भारत जानता है। अच्छा, एक ऐसा बयान भी सामने आया था सर, उसको लेकर मैं एक सवाल लेता हूं, दिलीप सर के पास जाता हूं। अंदरूनी दुश्मन की बात कुलकर्णी साहब ने शब्द को कोड किया। अब जो बांग्लादेश में सिचुएशन हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में भी हो सकती है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि विपक्ष का कोई नेता हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो चाहता हो कि आगे आने वाले समय में भारत की सिचुएशन कैसी हो, वो क्रिटिकल बनाने की कोशिश करते हैं जो अंदरूनी दुश्मन होते हैं। तो क्या ऐसे हालात कभी भारत के अंदर भी आ सकते हैं सर? क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है, अंदरूनी दुश्मन। नहीं, मुझको नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन भारत के अंदर आ सकती है। एंड इंटरनल दुश्मन तो बहुत बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन टू गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन वो दुश्मन हो गए। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेमोक्रेसी में डिफरेंट वॉइसेस होंगे, तो वॉइसेस को सुनना, उससे अंदर के टेंशंस रिलीज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस की। और इंडिया इज टू बिग, बहुत बड़ा इंडिया, बहुत स्ट्रांग है इंडिया, एंड कोई ऐसे इशू ही नहीं हो सकता कि इंडिया के अंदर वाले दुश्मन लोग अब वो कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दें, कुछ कर दें। हम लोगों ने देखा इन द पास्ट बड़े बड़े इश्यूज आए। एक नक्सलाइट मूवमेंट हुआ छत्तीसगढ़ को, बात होती थी कि पशुपति से तिरुपति तक कॉरिडोर बना देंगे, रेड कॉरिडोर, और ये होगी, और कश्मीर आजाद कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट में इतने मूवमेंट्स हुए, एंड में इंडिया इज एबल टू कंट्रोल ऑल दीज इंटरनल डिसेंट्स बिकॉज हमारे पास एक बहुत पावरफुल मशीनरी है ऑफ द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। वी हैव गॉट आवर लोकल पुलिस फोर्सेस आल्सो वर्किंग इन दीज एरियाज, एंड सब में काफी नेशनलिज्म भरा हुआ है। दे हैव एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और आप देखे जाए तो शहादत पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी पुलिस फोर्सेस की शहादत सबसे ज्यादा होती है इस देश में। बट गिवन वो सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारत को कभी भी इंटरनली इस तरह का खतरा हो सकता है कि हमारी कंट्री को स्प्लिट कोई करा सके, या इन अंदरूनी दुश्मनों की वजह से बाहर वाले हमारे ऊपर कब्जा कर ले। ये इज नॉट पॉसिबल, एंड थोड़ी डिसेंट की वॉइसेस डेमोक्रेसी में होनी भी चाहिए। ठीक है, पीके मिश्रा साहब, इसी से जुड़ा सवाल लेता हूं क्योंकि इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं आप इस चीज को तो मानेंगे ही कि कश्मीर का जहां तक मैं बात करता हूं, कश्मीर के जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है
मैं क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र करता हूं, वो बिल्कुल अलग रहा है। कई नाम, आप यासीन मलिक को ले लीजिए, कई नाम ऐसे हैं सर जो ऐसा काम करते आए हैं जो पाकिस्तान के आकाओं को खुश करते आए हैं। अब इन अंदरूनी दुश्मन का क्या करें? हाँ, धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हुई है, मैं ये नहीं कहता। आप देखिए 370 को हटाया गया, अभी आप वहां पे सिचुएशन जाइए कि पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखता है, आप आराम से कहीं पे भी घूम सकते हैं। मैं खुद गया हूं सर कश्मीर, कई बार जा चुका हूं, बुरहान वानी के समय से भी गया था, उस वक्त मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। और अब का जो सिचुएशन है वो थोड़ा बदल चुका है। तो क्या कहेंगे, वहां का अंदरूनी दुश्मन क्या अभी भी बैठा है? पाकिस्तान में मैं अभी मैं बता रहा हूं, कश्मीर में जो है अंदरूनी दुश्मन जो है हजारों के तादाद में अभी भी बैठे हुए हैं। अगर कोई बोले कि नहीं है वो गलत है, क्योंकि टोटल पीर पंजाल रेंज आप देखिए, पीर पंजाल रेंज में बहुत पाकिस्तानी मिलिटेंट्स अभी मौजूद हैं। आप देखिए लास्ट 4 महीना देख लीजिए कितनी अटैक हुआ है हमारा सिक्योरिटी दस्ता के ऊपर। तो 370 35 पे चला गया, ठीक है, लेकिन ये जितनी यहाँ पर जो अंदरूनी जो लीडर्स हैं जो हमारा देश के खिलाफ में हैं, पर्टिकुलरली जो ओवरग्राउंड जो लीडर है वो तो ठीक है, वो तो कब्जे में आ जाएंगे, लेकिन जो अंदरूनी में है, आप देखिए जब वहां पर कुलगाम में चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, जब पीर पंजाल में इंसिडेंट चल रहा था, जम्मू कश्मीर का यूनिफॉर्म पहना हुआ डीएसपी उनको इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस दे रहा था। तो ये अंदरूनी जो है हमारे पास बहुत है। अब आप नहीं सोच सकते कि सब इनको जो है निकालना, ये बहुत फील्ड इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है जो है कश्मीर में हमको देखने के लिए। और ये पीर पंजाल जो है ये काफी बड़ा एरिया है। आप देखिए कठुआ हो, अभी वहां पर उरी हो, पुंछ हो, खनेतर नाला हो, मंडी मंदिर हो, रियासी हो, उधमपुर हो, सब जगह ये लगा हुआ है। हमको वो एरिया क्लियर करना है। और ये जितने जो है पाकिस्तान वहां पर जितने मिलिटेंट्स हैं उनको ड्रोन्स के, चाइनीज स्टेल्थ ड्रोन्स, उनको वेपन्स और ग्रेनेड जो है मदद करता है। और इनको आप देखिए कुलगाम में जब इंसिडेंट हुआ, जब 4 मिलिटेंट मारे गए, उनको अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था उनको रखने के लिए। पूरे गांव मिलकर के बंकर बनाए गए थे, बनाए थे, और ये होल विलेज वाज इन्वॉल्व। इसका मतलब काफी तादाद में जो है अंदरूनी ताकत उनका है। इसके साथ साथ मैं 2-3 बात और दोहराऊंगा आपको। ठीक है। ये बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंट और बताऊंगा कि ऐसा नहीं है सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसको जिंजीबर नारिकेल जिंजीराम बोलते हैं, वहां मैं 3-4 बार वहां गया हूँ। 2 फीट का वो समुद्र के समतल से 2 फीट ऊपर को है, तकरीबन 9 किलोमीटर फ्रॉम कॉक्सेस बाजार से साउथ पॉइंट से 9 किलोमीटर दूरी पर है। अब वहां जो है अमेरिका और चाइना का लड़ाई चल रहा है, कौन उसको लेगा? बेगम जिया हैज क्लियरली कन्फर्म टू अपना जो बाइडेन को, हम आपको, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूं आपको हम उसको दे देंगे। चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है, लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा, हम किसी से भी कम नहीं है, भारत किसी से भी कम नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ INS विशाल हमारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हमारा कोचिन शिपयार्ड में बन रहा है। इट विल बी रेडी बाय एनी टाइम एंड इट विल बी देयर इन, हम साउथ चाइना सी को पेनिट्रेट कर सकते हैं। 2 और चीज जो इंडिया ने बना है, हमारा जब पठानकोट एयरबेस में स्ट्राइक हुआ था ऊज रिवर से वो लोग आए थे, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग, जो है रिवर्स और नाला जो पाकिस्तान को जाता है हमारा कश्मीर से और पंजाब और यहाँ से जम्मू से, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसिंग भी अभी बना रहे हैं। उसके ऊपर हम खबर लेते रहते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, अखनूर में काफी टनल बनाए थे। पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी काफी
टनल्स बनाए थे। नाउ वी आर हैविंग इंडिया अपना DRDO ने एंड टनल डिटेक्शन सिस्टम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसमें काफी फायदा हो रहा है। हमें पता लग जाता है कहां पर टनल का डिगिंग हो रहा है हमारे अपोजिट साइड में। तो ये सब चीज में हमारा आकाश देखो, हमारा ब्रह्मोस देखो, हम तकरीबन 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको कहूंगा कि हमें ये कहना चाहिए कि आप हमारा भारत देखो, आप हमारा भारत देखो, ये सब चीज देखो। और भारत कितनी काबिलियत वाला देश पहले से था, अब भी है और आगे भी रहेगा। आप कितनी भी कोई भी रणनीति बना लीजिए, लेकिन भारत सिर्फ बंदूक से ही काम नहीं करता, भारत मनोबल से भी काम करता है और भारत अपने ज्ञान से भी काम करता है। और जब आप लोग ये कहते हैं कि हमारा भारत है, आपका भारत है, तो गर्व और बढ़ता है। और आप लोग जब ऐसे आते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो सर बहुत खुशी होती है। और आप लोग आए, आप बहुत खुशी हुई है सर। संजय कुलकर्णी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। रणजीत राय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पीके मिश्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे खास मेहमान बताने की कोशिश कर रहे थे कि 1947 से अब तक कितना भारत बदला है और आगे भी भारत बदलेगा और अपना दमखम भारत जरूर दिखाएगा। और यूं ही हम जश्न आजादी मनाते रहेंगे। फिलहाल आपसे मुलाकात हम बार बार करते रहेंगे, हर बार करते रहेंगे। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शेष भारत।